आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है जीत खेल भावना की। तो चलो शुरू करें। खेल में हार जीत लगी रहती है। जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल में अच्छा खेल खेलने की, मिलजुल कर खेलने की भावना प्रमुख रहनी चाहिए। हारने पर ना तो जीतने वाली टीम से ईर्ष्या यानी जलन, तो हारने पर ना तो जीतने वाली टीम से जलन करने की भावना होनी चाहिए, ना जीतने पर हारने वाली टीम को नीचा दिखाने की भावना होनी चाहिए। तो चलो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस के आगे भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था। सब इस बात को जानते थे कि यह काम महेश और उसके साथियों का है, यानी महेश और उसके दोस्तों का ये काम है। सुरेश और महेश की दुश्मनी पूरे स्कूल में जाहिर थी, यानी स्कूल में सभी लोग जानते थे कि सुरेश और महेश की दुश्मनी है। मगर बात इतनी बढ़ जाएगी इसकी किसी को उम्मीद न थी। प्रधान अध्यापक जी के बहुत पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया। यानी प्रधान अध्यापक ने बहुत पूछा कि तुम्हारा सिर किसने फोड़ा है, तुम्हारे साथ मारपीट किसने की है, उसके बाद भी सुरेश ने नहीं बताया। प्रधान अध्यापक जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ सुरेश, यह किसका काम है? उसे जरूर सजा दी जाएगी। नहीं सर, मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था, इसीलिए चोट लग गई। मगर प्रधान अध्यापक जी को भनक यानी खबर लग गई थी कि वार्षिकोत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश में कुछ कहा सुनी, यानी तू मैं हो गई थी। हर बार सभी खेलों में सुरेश अव्वल आता यानी प्रथम आता। इस कारण महेश उससे ईर्ष्या यानी जलन करने लगा था। उसके कुछ साथियों ने उसके इतने कान भरे यानी उसे इतना भड़काया कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। उसका नतीजा आज सबके सामने था। सुरेश को अस्पताल ले जाकर पट्टी करवा दी गई, साथ ही सिर में कुछ टाके भी लगे। मतलब उसका सर इस तरह से फूटा था कि उसको टाके लगवाने पड़े। फिर उसे घर भेज दिया गया। दूसरे दिन हाल खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। वातावरण एकदम शांत था, मतलब स्कूल का जो माहौल था वो पूरी तरह से शांत था। प्रधान अध्यापक जी बोले, कल हमारे स्कूल में जो घटना हुई है उसे मुझे गहरा आघात पहुंचा है, मतलब उन्हें गहरी चोट पहुंची है। मुझे दुख है कि हमारे स्कूल की शिक्षा को कुछ छात्रों ने सही ढंग से ग्रहण यानी स्वीकार नहीं किया। महेश और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। बच्चों, चेहरे पीले पड़ जाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना या संकट में पड़ जाना। तो महेश और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी धमनियों में रक्त जम गया हो। धमनियों का अर्थ होता है नाड़ी, रक्त यानी खून। तो महेश और उसके साथी डर के कारण इतना घबरा गए थे कि उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनकी नाड़ियों का रक्त जम गया हो। महेश सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश ने उसका नाम प्रधान अध्यापक जी को बता दिया हो। हाय, अब क्या होगा? महेश सोच में पड़ गया। सुरेश को मारते वक्त वह इतना हिंसक हो गया। हिंसक का मतलब होता है मारने वाला या हिंसा करने वाला। तो सुरेश को मारते वक्त वह इतना हिंसक हो गया मानो उस पर शैतान सवार हो गया हो, मतलब बुरी शक्ति उसके ऊपर सवार हो गई हो। उसने आगा देखा ना पीछा, मतलब बिना सोचे समझे स्टिक जो हॉकी खेलने वाली छड़ी होती है ना, तो वो स्टिक से उसने सुरेश के सिर पर कई बार किए, मतलब कई बार उसके सिर पर मारा छड़ी से। सुरेश जब लहूलुहान का मतलब होता है खून से लथपथ। तो जब सुरेश खून से लथपथ हो गया तो डरकर महेश व उसके साथी भाग गए। तभी प्रधान अध्यापक जी की आवाज़ सुनकर महेश की तंद्रा भंग हुई। तंद्रा का मतलब होता है ध्यान। तो जैसे ही महेश ने प्रधान अध्यापक जी की आवाज़ सुनी, उसका ध्यान भंग हो गया। वे कह रहे थे, मगर सुरेश ने मेरे बहुत पूछने पर भी उस छात्र का नाम नहीं बताया जो उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है। यदि वह छात्र अपनी गलती स्वीकार कर लेता है यानी अपनी गलती को मान लेता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, अन्यथा पता चलने पर उसके खिलाफ, मतलब उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि जिसने सुरेश को इस तरह से मारा है, सुरेश उसका नाम नहीं बता रहा है, तो जिसने भी सुरेश को इस तरह से मारा है वो गलती अपनी स्वीकार कर ले, अपनी गलती को वो मान ले, तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी।
और यदि वो अपनी गलती नहीं स्वीकारता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक बात और, प्रधानाध्यापक जी थोड़ा रुक कर आगे बोले। इस बार वार्षिकोत्सव खेल रद्द यानी निरस्त किया जाता है। खेल अगर आपस में सहयोग, प्यार की भावना का संचार करने में असफल रहता है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे आयोजनों का जो आपस में ईर्ष्या और द्वेष की भावना को जन्म दे। खेल अगर खेल की भावना से खेला जाए तभी अच्छा है। अच्छा, अब आप सब जा सकते हैं। मतलब प्रधानाध्यापक जी सभी छात्रों से कहते हैं कि इस बार का जो वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होना था उसको निरस्त किया जाता है, क्योंकि खेल अगर आपस में मिलजुल कर खेलने में, प्रेम की भावना का संचार यानी फैलाव करने में असफल रहता है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे आयोजनों का। जो आपस में ईर्ष्या मतलब जलन और द्वेष, द्वेष का मतलब होता है विरोधी भाव, शत्रुता, बैर, तो जो आपस में जलन और विरोधी भाव को जन्म दे, की भावना को जन्म दे, तो क्या मतलब है ऐसे खेल को खेलने से। तो इस बार का वार्षिकोत्सव का खेल निरस्त किया जाता है। खेल अगर खेल की भावना से खेला जाए तभी अच्छा है। ये कहकर प्रधानाध्यापक जी सभी छात्रों को जाने की अनुमति देते हैं। सभी छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। मतलब सभी छात्रों में जो वार्षिक उत्सव के लिए एक उत्साह था, एक उमंग भरी हुई थी, वो कमजोर पड़ गई। उधर महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह ग्लानि यानी पश्चाताप के कारण स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो उसे सजा दिला सकता था। फिर उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार की और प्रधानाध्यापक जी के पास जा पहुंचा। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। कहते हुए महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब उसने अपनी गलती स्वीकार करी और माफ़ी मांगने लगा, और माफ़ी मांगते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही मैं चाहता था। तुम सुरेश से माफ़ी मांगो, तुमने उसे गहरा आघात यानी धक्का पहुंचाया है। प्रधानाध्यापक जी बोले। सर, एक विनती है आपसे। महेश आंसू पोंछते हुए बोला। आप वार्षिकोत्सव खेल रद्द ना कीजिए। मैं वायदा करता हूँ कि हम खेल को खेल की भावना से ही खेलेंगे, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देंगे। ठीक है, प्रधानाध्यापक जी बोले। नियत यानी निश्चित समय पर खेलोत्सव शुरू हुए, जैसा हमेशा होता आया था। सुरेश इस बार भी सभी प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने वाला। तो सुरेश इस बार भी सभी प्रतियोगिताओं में विजयी रहा। सभी शिक्षकों के मन में आशंका यानी संदेह था कि कहीं फिर कोई हादसा यानी दुर्घटना न हो, मगर सबकी आशंका के विपरीत महेश आगे बढ़ा और सुरेश से बोला, बधाई हो सुरेश, वास्तव में मेहनत ही सफलता की हकदार होती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सुरेश बोला, अगली बार तुम्हें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। बोलो, स्वीकार है? महेश की आंखों में आंसू आ गए। बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं? सुरेश और महेश दोनों प्रधानाध्यापक जी के पास पहुँचे। प्रधानाध्यापक जी खुश थे कि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप भी खेल को खेल की भावना से खेलिएगा। खेल को ईमानदारी पूर्वक खेलना चाहिए और टीम के साथियों एवं विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतना चाहिए। खेल में हारने और जीतने से अधिक महत्व अच्छे से खेलने और खेल में भाग लेने को दिया जाता है। और खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। जीतने हारने की दृष्टि से कभी भी खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल में अच्छा खेल खेलने की और मिलजुल कर खेलने की भावना होनी चाहिए। तो चलो, अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। जाहिर यानी प्रकट, उम्मीद यानी आशा करना, अव्वल यानी प्रथम, पहला, खिलाफ यानी विरोधी, उल्टा प्रतिकूल, आघात यानी चोट या मार, ग्रहण यानी लेना, स्वीकार करना, स्टिक यानी हॉकी खेलने की छड़ी, हिंसक यानी मारने वाला, हिंसा करने वाला, आयोजन यानी किसी कार्य का होना या करना, लहूलुहान इसका मतलब है खून से लथपथ, तंद्रा यानी ध्यान, ईर्ष्या यानी जलन, आशंका यानी संदेह या शक, हकदार यानी अधिकारी होना, वारिस, प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश, हादसा यानी दुर्घटना, खचाखच बिल्कुल जगह ना होना। खचाखच का मतलब होता है बिल्कुल जगह ना होना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है,
सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधानाध्यापक जी से क्यों नहीं की? इसका उत्तर हम लिखेंगे। सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधानाध्यापक जी से इसीलिए नहीं की क्योंकि सुरेश नहीं चाहता था कि महेश को सजा मिले। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रधानाध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात क्यों की? इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रधानाध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात इसीलिए कही क्योंकि खेल खेल की भावना से नहीं खेले जा रहे थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, महेश सुरेश से ईर्ष्या क्यों करता था? इसका उत्तर हम लिखेंगे। सुरेश हर बार सभी खेलों में अव्वल आता था, इस कारण महेश उससे ईर्ष्या करने लगा था। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रधानाध्यापक जी ने विशेष मीटिंग क्यों बुलवाई थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रधानाध्यापक जी ने विशेष मीटिंग सुरेश के साथ हुई घटना पर अफसोस व्यक्त करने एवं वार्षिकोत्सव रद्द करने के लिए बुलवाई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, महेश को आत्मग्लानि क्यों हुई? इसका उत्तर हम लिखेंगे। सुरेश चाहता तो महेश को सजा दिला सकता था, लेकिन सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया, जिसके कारण महेश को आत्मग्लानि हुई। प्रश्न क्रमांक 6 है, क्या महेश ने सुरेश के साथ ठीक किया? अगर तुम महेश की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर हम लिखेंगे। अगर हम महेश की जगह होते तो खेल की अच्छी तरह प्रैक्टिस करते, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देते। हम खेल को खेल की भावना से ही खेलते। प्रश्न क्रमांक 7 है, महेश और सुरेश में से आपको कौन अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे। महेश और सुरेश में से दोनों ही हमको अच्छे लगे, क्योंकि सुरेश ने महेश को सजा से जिस तरह बचाया यह उसकी उदारता और बड़कपन था। अब आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। क दिया हुआ है भनक लग जाना, इसका अर्थ है पता चल जाना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रधान अध्यापक जी को महेश और सुरेश में हुई कहासुनी की भनक लग गई थी। ख दिया हुआ है कहासुनी हो जाना, इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वार्षिकोत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश में कहासुनी हो गई थी। ग दिया हुआ है आगा देखा ना पीछा, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। महेश ने आगा देखा ना पीछा स्टिक से सुरेश के सिर पर कई वार किए। घ है चेहरा पीला पड़ जाना, इसका अर्थ है डर जाना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रधान अध्यापक जी की बात सुनकर महेश का चेहरा पीला पड़ गया। ड दिया हुआ है कान भरना, इसका अर्थ है चुगली करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। महेश के कुछ साथियों ने उसके इतने कान भरे कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। च दिया हुआ है शैतान सवार होना, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुरेश को मारते वक्त महेश इतना हिंसक हो गया मानो उस पर शैतान सवार हो गया हो। अब आगे है पढ़ो और समझो। महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। महेश ग्लानि के कारण महेश से भी नजरें नहीं मिला रहा था। महेश सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो महेश को सजा दिला सकता था। फिर महेश ने मन ही मन महेश की गलती स्वीकार की और महेश प्रधानाध्यापक जी के पास जा पहुंचा। इस अनुच्छेद में महेश शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, जो पढ़ने में खटकता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से भी लिखा जा सकता है। महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह ग्लानि के कारण स्वयं से भी नजरें नहीं मिला रहा था। वह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो उसे सजा दिला सकता था। फिर उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार की और वह प्रधान अध्यापक जी के पास जा पहुंचा। इन पंक्तियों में महेश के स्थान पर वह, स्वयं, उसे, उसने, अपनी, वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह, स्वयं, उसे, उसने, अपनी सर्वनाम शब्द है। लोभी काका एक बार बीमार हो गया। खर्च के डर से लोभी काका वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के पास जाने पर लोभी काका को एक नारियल लाने का हुक्म हुआ। नारियल खरीदने लोभी काका को लोभी काका के गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 1 है, उपयुक्त अवतरण को पढ़ो। जो हमने अभी जो अवतरण पढ़ा
इस अवतरण को यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण को पढ़ो और रेखांकित के स्थानों पर उचित सर्वनामों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद को पुनः लिखो। बच्चों, जो अवतरण अभी हमने पढ़ा उस अवतरण में रेखांकित स्थानों को हमको पढ़ना है और उचित सर्वनामों का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को पुनः लिखना है। तो चलो लिखते हैं। लोभी काका एक बार बीमार हो गया। खर्च के डर से लोभी काका संज्ञा शब्द है। इसके स्थान पर हम वह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा। खर्च के डर से वह वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के पास जाने पर लोभी काका संज्ञा शब्द है। यहाँ पर हम उसको सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा। बैगा के पास जाने पर उसको एक नारियल लाने का हुक्म हुआ। नारियल खरीदने लोभी काका, इसके स्थान पर हम उसको सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। को लोभी काका, फिर से दोबारा लोभी काका आया है तो इसके स्थान पर हम स्वयं सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा। नारियल खरीदने उसको स्वयं के गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। तो इस तरह से हमने रेखांकित स्थानों पर उचित सर्वनाम का प्रयोग किया। तो ये अवतरण अब इस तरह से हो जाएगा। लोभी काका एक बार बीमार हो गया। खर्च के डर से वह वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के पास जाने पर उसको एक नारियल लाने का हुक्म हुआ। नारियल खरीदने उसको स्वयं के गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। अब आगे है एक वचन से बहुवचन बनाना। क दिया हुआ है, यह आदमी गन्ना लाया था। ख दिया हुआ है, यह आदमी गन्ने लाया था या ये आदमी गन्ने लाए थे। क वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करके खा वाक्य बना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करके पुनः लिखो। तो चलो लिखते हैं। क दिया हुआ है, बकरी चना खा गई। इसे हम बहुवचन में लिखेंगे, बकरियां चने खा गईं। ख दिया हुआ है, चरवाहा भैंस चराने गया। इसे हम बहुवचन में परिवर्तित करके लिखेंगे, चरवाहे भैंस चराने गए। घ दिया हुआ है, छात्र का उत्साह ठंडा पड़ गया। इसे हम बहुवचन में परिवर्तित करके लिखेंगे, छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। घ दिया हुआ है, लेखक ने कहानी लिखी। इसे हम बहुवचन में परिवर्तित करके लिखेंगे, लेखक ने कहानियाँ लिखी। अब आगे है विशेषण। क महेश ताजे फल लाया। ख सुरेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ग रेणु सुंदर लड़की है। घ रेखा ने थोड़ा पानी पिया। ड सलमा ने 1 लीटर दूध मांगा। इन वाक्यों में ताजे, 5वीं, सुंदर, थोड़ा, एक क्रमशः फल, कक्षा, लड़की, पानी और दूध की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, अब निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए खाली जगह भरो। हमको यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पर विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। तो चलो करते हैं। क रमेश 10 मीटर कपड़ा लाया। ख दिया हुआ है, राजेश के पास, हम यहाँ पर लिखेंगे मीठे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, राजेश के पास मीठे फल हैं। रवि भारतीय नागरिक है। राहुल छोटे बच्चों को पढ़ाता है। किसी को सम्मान देने के लिए हम उसके नाम के बाद जी जोड़ देते हैं, जैसे गुरुजी, पिताजी। यह जी शब्द मूल शब्द से हटकर लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अब आगे है रचना। खेल के आयोजन के साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो चलो बनाते हैं। खेल के आयोजन के साथ निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल में मिलजुल कर खेलने की भावना प्रमुख होनी चाहिए। हारने पर ना तो जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करने की भावना होनी चाहिए, ना जीतने पर हारने वाली टीम को नीचा दिखाने की भावना होना चाहिए।
खेल में हार जीत तो लगी रहती है। खेल में ईर्ष्या की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खेल में सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप इस पाठ को सुनिए। इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण कार्य को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।